हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी आरओ आरओ के लिए लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी में आज हम एक नई टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी के सामने रूबरू हुए हैं। पिछले 2 दिन से कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही थी। एक वजह थी, वो वजह सॉल्व हो चुकी है। अब आपके सामने न्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी के सामने आ चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 होगी और ये टेस्ट सीरीज आपकी पीसीएस मंत्रा की तरफ से दी जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के हम आप सभी के सामने 15 टेस्टों को सॉल्व करेंगे और ये 15 टेस्ट अगर आपने लगा लिए तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में उनसे संबंधित व्याख्या भी आपको बताई जाएगी, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के साथ शेयर होती रहे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, नहरान, नवदा टोली, खैराहीड या सोहगुरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवदा टोली। ये जो नवदा टोली जो पाषाण कालीन स्थल है, ये एमपी में है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। बाकी तीनों के तीनों आपका ए उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में और ये भी उत्तर प्रदेश में। ये जो बी ऑप्शन है, ये आपका एमपी में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभिक किस काल में हुआ? ऑप्शन है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल। और यहाँ पर जो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है लहोरा देव। लहोरा देव, इस लहोरा देव से हमें इस प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और ये लहोरा देव कौन से जनपद में आता है? तो ये आता है संत कबीर नगर में। ठीक है, किसमें आता है? संत कबीर नगर में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल, दूसरी तरफ खोजकर्ता। इससे पहले दिया गया हड़प्पा। अब हड़प्पा की खोज किसने की? तो सभी साथियों को पता है, उसकी खोज राखालदास बनर्जी ने नहीं की थी। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दया राम ने की थी, या दयाराम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, साहनी ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला गलत हो गया। दूसरा, चन्नू दड़ो की, तो चन्नू दड़ो की खोज मैंके ने की, ये बिल्कुल सही है। रोपड़, तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की, ये भी सही है। लोथल, तो लोथल की जो खोज की थी वो आर एस बिष्ट ने नहीं की थी, इसकी की थी जो लोथल, इसकी एस, देखिए एस आर आर राव, एस आर राव। ठीक है, इस व्यक्ति ने की थी। तो हमसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तो देखिए आपका पहला नहीं सुमेलित और एक आपका फोर्थ नहीं सुमेलित। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन हड़प्पोत्तर तीनों कालों में विभाजित था? यानी इनमें से ऐसा कौन सा नगर जो आपका प्राक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों में विभाजित या प्रतिनिधित्व करता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडा। अब आइए मांडा के बारे में समझेंगे। ये मांडा कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, यानी मांडा आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, सही सुमेलित है। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। दोस्तों, दैमाबाद वैसे तो गोदावरी है, परंतु गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। प्रवरा, ठीक है, ये प्रवरा नदी के किनारे है और ये प्रवरा नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है। आलमगीरपुर, हमसे पूछा कौन सा सही है। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यमुना के किनारे नहीं है। आलमगीरपुर आपका जो पड़ता है वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, मेरठ में ये हिंडन नदी के किनारे है, ये भी गलत है। आगे आपका सुतकांगडोर दास्का नदी, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडा सिंधु। मांडा आपका सिंधु नदी के नहीं, ये चेनाब के किनारे है। तो ये आपको छोटी छोटी गलतियां आपको याद रखनी है, ये चेनाब के किनारे हैं। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का प्रमुख स्थल देखिए यहाँ पर दिया गया है, फारतुलाई वर्तमान में किस देश में स्थित है? बताइए, फारतुलाई वर्तमान में किस देश में स्थित है? ये आज की क्लास का छठा प्रश्न है आप सभी के बीच, और आप सभी ऐसे प्रश्नों से रूबरू हुए हैं। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। जी हाँ मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है और देखिए अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। तो अफगानिस्तान में जो एक स्थल है जिसका नाम था फारतुलाई, ये आपका अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर नहीं पाया जाता? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, बैल की बात करें तो बैल का तो चित्र पाया जाता है। हिरन की बात करें, हिरन का भी चित्र पाया जाता है। गेड़ा की बात करें, गेड़ा का भी चित्र पाया जाता है। बट यहाँ पर जो घोड़ा है इसका चित्र नहीं पाया जाता। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर लगभग 4000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई और उन पर खास तौर पर जो सिल लकड़ी का जो प्रयोग, सिल लकड़ी की जो मोहरें मिली है उन पर बहुत विशेष प्रकार के चित्र पाए गए, बट उसमें घोड़े का चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, 8वां प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का अर्थ होगा कि इनमें से जो कौन सा कथन है वो गलत दिया गया। ठीक है, तो आप बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। बताइए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हमसे पूछा असत्य है, यानी ये तो कथन आपका सही है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। तो ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। तो ये गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थी, जैसे अंतिम संस्कार के भी अगर आप देखते हैं तो कहीं पर दफनाया जाता था और कहीं पर जिंदा, मतलब कहीं पर जलाया जाता था। हड़प्पा वासी पुनर्वास में विश्वास करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी गलत, बाकी तीनों सही। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? बताइए। यानी सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसके बारे में मत दिए गए हैं। पहला मत है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। दूसरा है नदी मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ था। तीसरा आर्यों का आक्रमण। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। कि जो तीन मत दिए गए तीनों के तीनों सही मत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु यानी सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तारित थे, कौन सी नदी शामिल नहीं थी? बताइए। सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? वितस्ता, अश्किनी, गोमल या सरस्वती? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमल नदी शामिल नहीं थी। ठीक है, गोमल नदी शामिल नहीं थी। देखिए कौन कौन सी नदी शामिल थी? ये जो आपकी सी वाली है ये नहीं थी। वितस्ता शामिल थी, अश्किनी शामिल थी, सरस्वती शामिल थी। इसी में आपके एक देखिए सिंधु नदी भी आ जाती है। सप्त सिंधु का अर्थ हुआ 7 नदियां, तो 7 नदियों में एक सिंधु भी आती थी। वितस्ता आपकी आ गई, अश्किनी आपकी आ गई, सरस्वती आ गई। एक इसी में रावी नदी आती थी जिसे उस समय परफड़ी के नाम से जानते थे। उसी में एक सतलज नदी आती थी। ठीक है, कौन सी? सतलज। तो सतलज, इस सतलज नदी को उस समय फतुद्री कहा जाता था। इसी में आपकी एक व्यास आती थी और उस समय व्यास को विपाशा कहा जाता था। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नदियां होगी जो आपकी उस समय सप्त सिंधु में शामिल थी। अगला प्रश्न है 10वां, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? 11वां प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसका एक तो ऐतरेय है। ठीक है, ऐतरेय ये पूछे जाते हैं, और दूसरा इसका कौशिकीय है। कौन सा? कौशिकी। तो ये किसके हैं ब्राह्मण ग्रंथ? ये दोनों के दोनों दोस्त आपके ऋग्वेद के हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे यजुर्वेद का पूछता है तो एक तो शतपथ ब्राह्मण हो गया, एक आपका तैतरीय ब्राह्मण हो जाएगा। तैतरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण का एक ये और एक आपका ये दोनों ही याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? बताइए। इसका जो सही विकल्प होगा वो आप सभी को टिक करना है। कृषि का देवता ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र को कहा गया है, क्योंकि इंद्र कृषि के साथ साथ वर्षा के भी देवता थे। ठीक है, और कृषि वर्षा पे ही डिपेंड होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ जैन तीर्थ का, दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर नेमिनाथ की, तो नेमिनाथ का अश्वनिहित था। हमसे पूछा कौन सुमेलित है, तो इनका था शंख। तो ये तो एक गलत हो जाएगा पहला आपका। इनका क्या था? इनका था शंख, तो पहला गलत। दूसरा अजितनाथ, अजितनाथ का कलश नहीं था, अजितनाथ का हाथी था। क्या था साथियों? इनका था दोस्तों आपका हाथी। ठीक है, तो ये भी गलत। तीसरा है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सर्प, ये बिल्कुल सही है। तो 13 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लनाथ सिंह, ये गलत है। सिंह किसका था? ये महावीर स्वामी का था। मल्लनाथ का क्या था? तो मल्लनाथ का था कलश।
मल्लनाथ का था कलश। तो इसी प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बताइए, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। दूसरा, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। इस प्रश्न का सही विकल्प आपको बताना है। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प आपको बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य था। दोनों के दोनों कथन आपके कैसे हैं? कोई सही नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन एक तरीके से गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है? पहला कह रहा, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। आप याद रखेंगे, बौद्ध दर्शन के बारे में अगर सही बात की जाए तो बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते थे। यहाँ पर अस्वीकार होना चाहिए था, तो ये वाक्य सही होता। ठीक है, दूसरा है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो दोस्तों ये गलत है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, इसीलिए दोनों ही कथन गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। यहाँ पर एक तरफ आपके 16 महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी वगैरह दी गई है। चैदी की बात करें, यहाँ पर देखिए जो 15वां प्रश्न है, चैदी सौंतिलवती, ये बिल्कुल सही है। चैदी हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। अस्मक, अस्मक पोटिक, पोटिल, ये सही है। कम्बोज, हाटक, सही है। अंग, अंग राजगृह नहीं होगा। अंग क्या होगा? तो अंग, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, क्या थी? चंपा थी। और राजगृह किसकी थी? तो मगध की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? बताइए, किसने स्थापित किया था? सही विकल्प होगा उदयन, ऑप्शन नंबर बी। ये हर्यक वंश का था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, हर्यक वंश का था और हर्यक वंश में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, और इसने अपनी राजधानी भी बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? बताइए, प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। सही विकल्प होगा नालंदा। यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। बताइए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 18वां प्रश्न है। आप सभी लोग भी साथ ही साथ टिक करते रहें कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नानाघाट अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम ने अपनी रानी नागनिका ने जो नानाघाट अभिलेख है उससे पता चलता है कि ब्राह्मणों को और बौद्धों को जो भूमि दान दी जाती थी उसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी घाट के बंदरगांव में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? बताइए, पश्चिमी घाट के बंदरगांव में कौन प्रमुख बंदरगाह था? सही विकल्प होगा भड़ोच बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। अब ये भड़ोच कहां पर था? तो ये दोस्तों गुजरात में पड़ता था। ठीक है, गुजरात में भड़ोच बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है, भारत में हुड सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। भारत में हुड सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन आपको बताना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, तोरमाड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म विजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? ये जो दो नाम दिए गए हैं ये किस व्यक्ति के लिए दिए गए हैं? अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। बताइए, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है आप सभी कमेंट करके बताएंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 24वां, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? बताइए, वो कौन सा व्यक्ति है जिसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, हुविस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, वीरसेन साहब, हरसेन, वत्सवट्टी या कालिदास। सही विकल्प होगा वत्सवट्टी, ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछा गया है कि मंदसौर प्रशस्ति यानी मंदसौर जो अभिलेख है या मंदसौर जो प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की? तो वत्सवट्टी ने। अगला विकल्प है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 26वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, प्रिय दर्शिका, ये हर्ष, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सूर्य शतक मयूर, ये भी बिल्कुल सही शतक है। मयूर शतक और यहाँ दिया जयसेन, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब ये जो मयूर शतक है इसकी रचना किसने की है? तो जयसेन तो इसकी रचना नहीं की। बताइए इसकी रचना किसने की है? तो आप याद रखेंगे मयूर शतक की रचना मयूर ने की है, मयूर ने की है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ियों में नहीं कराया? 27वां प्रश्न है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, लोमरसी गुफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बताइए, इनमें से कौन सा एक धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध या हरिंड। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, बल। ये जो बल दिया जाता था ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। वहीं अगर रज्जू की बात करें तो ये रज्जू कैसा कर था? तो भूमि जो होती थी, भूमि की जो माप के लिए कर दिया जाता था। ठीक है, वहीं आपसे पूछा गया विविध, ये विविध कौन सा करता? तो ये चारागाह करता, चारागाह करता। एक एक कर आपको याद रखना है कौन सा कर हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? तो यहाँ पर जो विकल्प देगा उसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो कुषाण शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। 30वां शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी के। ठीक है, शतमान सिक्के चांदी के ढाले जाते थे। वहीं सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था, स्वर्ण सिक्के कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं सिक्कों को निष्क भी कहा जाता था। क्या? निष्क भी कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। बताइए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक होता है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किस शासक ने करवाई थी? बताइए। तो सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? कुमार गुप्त ने करवाई थी। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं, तो कुमार गुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुमार गुप्त ने करवाई थी जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगराज मंदिर। जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर महाबलीपुरम में है और इसका जो निर्माण था वो आप सभी को बताना किसने करवाया था? तो पल्लव शासकों ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे ये पल्लव शासकों ने करवाया। प्रश्न पूछा कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? देखिए इसका जो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लिंगराज मंदिर। अब इसका निर्माण, माफ कीजिए, पल्लव शासक नहीं होगा इसका, इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था? आप सभी लोग ध्यान देंगे। मंदिर का जो नाम था वो कृति मंदिर के नाम से रखा गया था। ठीक है, और लिंगराज ये उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, ये वाला मंदिर लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है और ये सोमवंशी शासकों ने करवाया था, सोमवंशी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, देखिए प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड धारण की थी? ये जो उपाधि थी ना, वातापी कोंड उपाधि, ये किसने धारण की थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइए ये उपाधि किसने धारण की थी। ऐसे ही प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही विकल्प होगा अपराजित, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कांची के जो पल्लव थे उसका ये अंतिम शासक था। वही अगर स्थापना की बात करें पल्लव वंश की कांची के,
तो शिव वर्मन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी स्थापना की। शिव वर्मा, इसने कांची के पल्लव वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने है बी, एलोरा। एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण और जैन सभी से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। उत्तर रामचरित्रम के रचनाकार कौन थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। तो ऐसे ही तो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? सही विकल्प होगा खोखरों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, खोखरों के द्वारा ये मारा गया था। अगला प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। तो सभी साथी याद रखेंगे लाहौर में ये दफनाया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। बलबन का जो जन्म हुआ था वो इल्तुतमिश संप्रदाय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को विजय किया था। अगला प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का जो प्रयोग किया था वो निम्न में से किस सुल्तान ने किया था? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा खुसरो शाह ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। महाहत, माफ कीजिए, मसाहत निम्न में से संबंधित था। ये जो मसाहत था ये क्या चीज थी बताइए? तो सभी साथी याद रखेंगे ये जो मसाहत नाम की जो चीज थी ये भूमि मापने की एक तरीके से पैमाइश थी। तो पैमाइश के आधार पर भूमि को जो मापा जाता था उसे मसाहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना देखिए यहाँ पर दिया गया, आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो साथियों याद रखेंगे ये लिखी गई थी खिज्र खां के आदेश पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो अंशिका देवल देवी खिज्र खां के से प्रेम संबंध थे उसी के बारे में पुस्तक थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। ठीक है, जो राष्ट्रकूट शासक थे उनका जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयों जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी क्या कहलाती थी? दोस्तों उन्हें नगरम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहा जाता था? याद रखेंगे उन्हें नगरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाब को भुक्ति नाम से चंदे राजा के नाम से प्रसिद्ध था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, जय शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान या मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया था? सही विकल्प होगा अकबर। ठीक है, क्या कहा जाता था? अर्श आशियानी कहा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बंदा बहादुर का युद्ध 14 फरवरी 1600, यहाँ पर दिया गया डेट 1658। ठीक है, इसी प्रकार आप बताएंगे सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1600। देखिए ये जो युद्ध था ये तो बिल्कुल सही है, सामूगढ़ का युद्ध गलत है। ये जो हुआ था सामूगढ़ का युद्ध ये आपका 1665 में हुआ था। ठीक है, माफ कीजिए ये मिस्टेक होगी। इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सामूगढ़ का युद्ध। ये गलत है, पहला आपका सही है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। अब सामूगढ़ का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? देखिए ये डेट जो दी गई है तो गलत दी गई है। इसका जो युद्ध हुआ था वो 29 मई को हुआ था, 29 मई, और वो सन क्या थी? 1658 थी। तो सन तो सही थी परंतु वहां पर जो डेट थी वो गलत थी, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी बताइए? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जून 1665 को। कौन सी संधि की बात हो रही है यहाँ पर? पुरंदर की संधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? सही विकल्प होगा मेहदी ख्वाजा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आज की इस वीडियो में 50 प्रश्न कवर किए। बचे हुए आपके प्रश्नों को अगली वीडियो में बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट के 2 वीडियो बनाए जाएंगे जैसा हमने बताया, एक वीडियो में 50 प्रश्न और शेष जो प्रश्न बचेंगे वो अगली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, लगभग
50 प्रश्न अगली वीडियो में। तो एक टेस्ट से 2 वीडियो बनाए जाएंगे छोटे-छोटे, जिससे कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें और सही प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।